नमस्कार बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम जो आपकी संस्कृत व्याकरण में कुछ बेसिक चीजें होती हैं उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम संस्कृत के शब्दों को रीड अच्छे से नहीं कर पाएंगे और न ही हम उसका अनुवाद कर पाएंगे। तो बेसिक जो आपकी व्याकरण है उसमें आते हैं वचन, आते हैं आपके पुरुष, आते हैं लकार, आते हैं। तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत व्याकरण। फर्स्ट है हमारा वचन। अब आपने देखा होगा कि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, क्योंकि हिंदी में तो 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हमें वचन का ज्ञान नहीं होगा हम उसके बारे में पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। वचन का मतलब कि एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन है। क्लियर? अब यहां पर है हमारे पास, सबसे पहले हम वचन लेते हैं। वचन सबसे पहले क्या लेते हैं? वचन लेते हैं। वचन है हमारे पास। वचन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन होते हैं हमारे 3 होते हैं। एक वचन क्या होता है? एक व्यक्ति वस्तु का बोध, कि जैसे हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे संस्कृत में बालक है, क्या है ये? एक बालक। पुस्तक, एक पुस्तक, क्या है? एक पुस्तक। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि एक वचन क्या है। जब तक हमें वचन का पता नहीं लगेगा तो हम संस्कृत नहीं सीख सकते। सेकंड थिंग, इसमें है हमारा द्विवचन। द्विवचन क्या होता है? क्या होता है द्विवचन? 2 व्यक्ति या वस्तु का जिससे हमें बोध होता है, जिससे हमें ज्ञान होता है। जैसे बालकों, पुस्तकें। अब यहां पर संस्कृत में शब्द रूप चलते हैं, तो पहला आता है बालक, दूसरा बनता है द्विवचन में बालकों। यह बनता है आपका पुल्लिंग के लिए। किसके लिए बनता है? ये पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग जाति के बालकों। और स्त्रीलिंग में बनता है आपके बालिके। बालिके ये होता है हमारा स्त्रीलिंग के लिए। क्लियर? ये हमें पता होनी चाहिए कि स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पुल्लिंग में क्या बनेगा। क्लियर? तो अभी तो सिर्फ हम वचन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वचन हमारे कितने होते हैं और उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। पुस्तकें, पुस्तकें का मतलब है 2 पुस्तकें, 2 बालक, 2 पुस्तकें और 2 बालिकाएं हैं। उसके बाद आता है हमारा बहुवचन। बहुवचन 2 से अधिक। संस्कृत में 2 से अधिक जिनकी संख्या होती है, 2 से अधिक जो काउंट होते हैं वो हमेशा 3 में नहीं आते हैं, वो बहुवचन में गिने जाते हैं। बहुवचन में गिने जाते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, वो किसमें आते हैं? बहुवचन। जैसे बालकः, बालकः क्या है? यहां पर बहुवचन है। पुस्तकानि ये बहुवचन है। ये हम बाद में बताएंगे कि कौन से लिंग में आते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हम वचन की पहचान कर लेंगे कि वचन हमारे संस्कृत में कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर? अब है उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि हम क्या करेंगे? लिंग की पहचान। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे वचन क्या होते हैं। सबसे पहले हमें वचन की जानकारी होनी चाहिए। हमने वचन पढ़ लिए, उसके बाद आती है हमारे लिंग, कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। जब हमें पता लगेगा कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं तभी तो हम बनाएंगे। ओके? अब संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? यहां पर देखो कि संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग। पहला क्या होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध, जिससे हमें किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। ये हमारी बेसिक चीजें हैं कि वचन के बारे में जानता,
लिंग के बारे में जानना, फिर पुरुष के बारे में जानना। तो सेकंड थिंग हमें किसकी बात जानकारी होनी चाहिए? लिंग की, कि हमारा कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो आते हैं पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा हरि, ये क्या है? पुल्लिंग है। राजा हरि क्या है? पुल्लिंग है, हम पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध जिससे होता है, अर्थात जिससे हमें स्त्री जाति की जानकारी मिलती है, बोध होता है, उसे हम कहते हैं स्त्री। जैसे बालिका और रमा, शब्द देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है? उपयुक्त दोनों से भिन्न, अतिरिक्त। इसका मतलब है कि जिससे हमें न तो पुरुष जाति का पता चले और न ही स्त्री जाति का पता चले, वो किसकी श्रेणी में आएंगे? वो नपुंसकलिंग की श्रेणी में आएंगे। अर्थात जिससे हमें न तो पुरुष जाति का पता लगे और न ही स्त्री जाति का पता लगे, अर्थात दोनों से क्या हो? भिन्न हो। दोनों से क्या हो? भिन्न हो। जो दोनों से भिन्न होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा नपुंसकलिंग कहलाएगा। जैसे पुस्तक है, फल है। पुस्तक और फल न तो पुल्लिंग है और न ही स्त्रीलिंग है, तो ये हमारे किसकी श्रेणी में आते हैं? नपुंसकलिंग की श्रेणी में आते हैं। तो हमने इनकी पहचान कर ली। जब तक हमें इनकी पहचान नहीं होगी हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट पुरुष। पुरुष के पुरुष क्या होते हैं? संस्कृत में एक क्वेश्चन होता है कि भाई पुरुष होते क्या है? क्या होते हैं पुरुष? ठीक है, अब पुरुष क्या होते हैं? संस्कृत में पुरुष होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, जिससे हमें पता चले, जिसकी हमें जानकारी हो कि वो कौन सी है। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? जैसे आपके इंग्लिश में भी होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी प्रकार हमारे संस्कृत में भी होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से हम उनकी पहचान कर लेते हैं। प्रथम पुरुष होता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, नाम। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष होता है अर्थात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। कि जिसके बारे में हम बात तो कर रही हैं पर वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। जैसे वह बाजार गया, यानी कि वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, बट हमें उससे पता लग रहा है कि वो संज्ञा या कोई भी सर्वनाम हो सकता है। क्लियर? तो वो क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। अब प्रथम पुरुष के अंदर कौन कौन से आते हैं? संज्ञा सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे बालक है, राम है। बालक और राम ये तो हो गए हमारे क्या? संज्ञा, और ये क्या हो गए हमारे? सर्वनाम। ये क्या हो गए हमारे? सर्वनाम, और ये क्या हो गई हमारी? संज्ञा। दोनों आ गए, दोनों आ गए इसमें। बालक, राम, सह, तौ, ते। सह, तौ, ते। सह का मतलब होता है वह, एक वचन है यह पुरुष जाति के लिए। तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब, बहुवचन, वे सब। क्लियर? जब तक हमें इनका पता नहीं लगेगा कि ये पुरुष है, इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, सह का मतलब क्या होता है, ते का मतलब क्या होता है, तौ का मतलब क्या होता है, तो ये तो हमारे क्या हो गए? संज्ञा और सर्वनाम, अर्थात प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, सह, यहां पर हमने लिखा सह का एग्जाम्पल, सह पठति, सह पठति, कि वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है यानी कि हमारे बीच में नहीं है, वह पढ़ रहा है। तो यहां पर क्या है? ये सर्वनाम है। क्लियर? वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो यहां पर सह हमारे पास क्या है? सर्वनाम है। उसी प्रकार है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? सबसे सिंपल कि मध्यम पुरुष होता है श्रोता। श्रोता यानी कि सुनने वाला। मध्यम पुरुष हम किसको कहते हैं? श्रोता। श्रोता क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला। सुनने वाला, जैसे मैं बोल रही हूं और आप लोग सुन रहे
रहे हो, तो सुनने वाले को हम कहते हैं श्रोता, अर्थात वो कौन सा पुरुष हो गया हमारा? मध्यम पुरुष। इसका सर्वनाम होता है तुम। इसका सर्वनाम क्या होता है? तुम एक, तुम दोनों, तुम सब। क्योंकि यहां पर जो मध्यम पुरुष होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए एक ही यूज में आता है। यहां पर त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, जैसे त्वम पटसी, जैसे हमने लिखा यहां पर त्वम पटसी, त्वम पटसी, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। क्लियर? अब यहां पर त्वम आ गए हमारे पास, तुम का मतलब होता है तुम एक है यहां पर। युवाम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। यह हो गया हमारा कौन सा? मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष हो गया हमारा सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। क्लियर? कि श्रोता, मध्यम पुरुष होता है श्रोता, अर्थात जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है हमारा सर्वनाम, मैं, जैसे मैं, अर्थात सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मैं बोल रही हूं। बोलने वाला जो होता है वो वक्ता, वक्ता को हम कहते हैं उत्तम पुरुष, अर्थात वक्ता यानी कि बोलने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। बोलने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है वक्ता। क्लियर? सर्वनाम मैं का मतलब यहां पर होता है अहम, अहम का मतलब होता है मैं। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। यहां पर हम दोनों, हम दोनों, वयम हम सब। क्लियर? तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, अर्थात स्रोत यानी कि जो बोलने वाला होता है, वक्ता जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्रथम पुरुष, और जो सुन रहा है मध्यम पुरुष, और जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष। और बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में जो उपस्थित नहीं है वो क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। क्लियर? तो इसका ज्ञात हो गया हमें। हमने यहाँ पर सर्वनाम, संज्ञा, ये हमारे कैसे आएंगे? जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं समझेंगे कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, तो हम क्रियापदों को नहीं कर सकते, कर्ता को भी हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लकार। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है लकार। लकार का मतलब क्या होता है? काल। लकार का मतलब होता है काल, काल यानी कि समय। लकार का मतलब होता है काल, समय, जिससे हमें समय का बोध होता है। संस्कृत में हम उसे कहते हैं लकार। क्लियर? अब संस्कृत में मुख्यतः 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम लकार के बारे में अगर हमें नहीं पता तो कैसे करेंगे कि भाई आपका वर्तमान काल है, हमें पता तो होना चाहिए। जब हम कोई संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि वो कौन सा लकार है, कौन सा काल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है, तो तभी तो हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लकार का ज्ञान भी होना जरूरी है। अब हमारे पास लकार मुख्यतः 5 होते हैं आपके। लट लकार, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहां पर, बालक है पट्टी, बालक है पट्टी यानी कि बालक पढ़ रहा है, तो ये हमारा कौन सा लकार हो गया? लट लकार। क्लियर? ये हमारा लट लकार हो गया। उसके बाद है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल। संस्कृत में लंग लकार को कहते हैं भूतकाल। जैसे यहां पर लिखा मैंने, बालक है अपठत, अपठत कि बालक ने पढ़ा, उसने पढ़ लिया। लिट लकार, लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल, जो आने वाला कल होता है। लिट लकार यानी कि भविष्य काल। जैसे मैंने लिखा यहां पर, बालक है
पठिष्यति, बालक पढ़ेगा, बालक क्या करेगा, पढ़ेगा। क्लियर, बालक पढ़ेगा। उसके बाद है लोट लकार, आज्ञा काल, आज्ञा तक यानी कि जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आज्ञार्थक काल कहता है। जैसे तुम पढ़ो, बालक पढ़ो, बालकों पढ़ो, या किसी के लिए हम बोलते हैं कि तुम अपना काम करो। क्लियर, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वहां पर आता है हमारा लोट लकार। संस्कृत में लोट लकार आज्ञा काल के लिए आता है। क्लियर, अब यहां पर जैसे हमने तीनों एग्जाम्पल में बाल का है पठती, बाल का है पठक, बाल का पठिष्यति। क्लियर, उसी प्रकार यहां पर आ जाता है कि बाल का है पठेत। उसके बाद है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार होता है हमारा चाहिए के अर्थ में, मुझे पढ़ना चाहिए या आपको पढ़ना चाहिए, चाहिए के अर्थ में हम यह लकार यूज करते हैं। क्लियर, अब जब तक हमें लकार की नॉलेज नहीं होगी तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते। क्लियर, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमें काल के बारे में, हमें लकार के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तभी तो हम वर्तमान काल में क्या कह रहा है, फिर लट लकार में क्या कह रहे हैं, लंग लकार में क्या कह रहे हैं, लिट लकार में क्या कह रहे हैं, लोट लकार में क्या कह रहे हैं। क्लियर, उसी प्रकार विधिलिंग लकार है तो उसमें भी मैं चलो बता देती हूं। यहां पर जैसे बाल का है पठेत, ये मैंने एक वचन के वाक्य बनाए हैं। क्लियर, कि बालक को पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है धातु। हमारी धातु क्या होती है, धातु किसको कहते हैं हम, धातु हम कहते हैं क्रिया के, संस्कृत में धातु क्रिया के मूल रूप को, जो हमारी धातु है इस संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्लियर, हमें धातु का ज्ञान होना भी जरूरी है। अभी हमने पढ़ा ना लकार, तो ये हमारा कौन सा आ गया, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। क्लियर, अब जैसे यहां पर पट धातु है, हमने एक वचन पढ़ लिया, द्विवचन भी हमने पढ़ लिया और बहुवचन भी हमने पढ़ लिया, हमने पुरुष भी पढ़ लिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हमें आनी चाहिए धातु, कि हम धातु का प्रयोग कैसे करेंगे। क्लियर, अब जैसे पठती, पढ़ता है पठंती, एक पढ़ रहा है, दो पढ़ रहे हैं, अनेक पढ़ रहे हैं, ऐसे ही करते ना। जैसे यहां पर हमने लिख लिया बाल का है पठती, फिर यहां पर क्या लिखा, बाल का पठत और बाल का पठंती। ये हमारा कौन सा लकार हो गया, लट लकार हो गया। हमने यहां पर क्रिया लगा दी। उसके बाद मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, हम पढ़ चुके हैं, क्या आ जाएगा, तो हम पठसी, युवा पठक, यूयम पठक। क्लियर, उसके बाद है मध्यम पुरुष, के बाद है उत्तम पुरुष, अहम पठामी, आवा पठावे और वया पठावे। क्लियर, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और अब यहां पर मैंने संज्ञा सर्वनाम लगा दिया तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि सह पठती, हम यहां पर सह भी कर सकते हैं, सह पठती, और यहां पर हम तव भी कर सकते हैं। पढ़ा था ना हमने कि संज्ञा और सर्वनाम हम दोनों लगा सकते हैं, तो मैंने सर्वनाम लगा दिया, संज्ञा भी हम लगा सकते हैं। अब उसी प्रकार हम कर सकते हैं तेहे बाल कहा, अर्थात ते पठंती। क्लियर, इस प्रकार हम संज्ञा और सर्वनाम से वाक्य बना सकते हैं। क्लियर, उसके बाद पट धातु का लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, जब अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा है, लंग लकार वही है एक वचन। अब यहां पर अपठत है, अपठत कि बालक ने पढ़ा, ठीक है। उसी प्रकार हम यहां पर उसने पढ़ा, तो क्या लगाएंगे, सह अपठत, तव अपठता,
और ते अपठन। अपठ त्वम अपठ, त्वम के बाद क्या आ जाएगा युवाम अपठता, और यहां पर क्या आ जाएगा यूयम अपठन। क्लियर। उसी प्रकार है मध्यम पुरुष है हमारा अपठन है, यहां पर हम क्या लगा देंगे मध्यम पुरुष में आहा अहम आवाम, आवाम यानी कि द्विवचन, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा वयम। मैंने पढ़ा, हम दो ने पढ़ा, हम सबने पढ़ा। क्लियर। अब उसी प्रकार है हमारी पट धातु लिट लकार। अब लिट लकार यानी कि कौन सा है भविष्य काल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा सबसे पहले पठिष्यति है, क्या आ जाएगा सह पठिष्यति, तो पठिष्यत, और क्या आ जाएगा ते पठिष्यन्ति। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे और वे सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे हम, तो हम पठसी युवा पठिष्यत और यूयम क्या लग जाएगा पठिष्यत। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। पठिष्यामि, पठिष्यामि लगाएंगे, तो पठिष्यामि में क्या आ जाएगा यहां पर अहम पठिष्यामि आवाम पठिष्यामि और वयम पठिष्यामि। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। क्लियर। कौन सा लकार है हमारा लिट लकार। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लोट लकार। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक काल, किसी को आज्ञा देना। क्लियर। सहपट्टू, अब क्या आ जाएगा तो पट्टा, वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, और क्या आ जाएगा वे सब पढ़े, ते पठन्तु। तो हम तुम पढ़ो, और उसके बाद युवा पट्टम, तुम दोनों पढ़ो, और यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। पठानी है यहां पर क्या आ जाएगा अहम, वही आ जाएगा अहम आवाम और वयम। हमने सब सर्वनाम शब्द रूप का हमने प्रयोग किया है, आप संज्ञा का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा विधि लिंग लकार पठ धातु चाहिए के अर्थ में। मुझे पढ़ना चाहिए, पठे मुझे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो हम यहां पर लगा सकते हैं सह पठे, उसके बाद तो पठेता और ते पठेगी बहुवचन में, उसके बाद त्वम पठ, उसके बाद क्या आ जाएगा युवा युवा पठेतम यूयम पठेत। क्लियर। उसी प्रकार हमारा उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में क्या है अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, आवा पठे, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। क्लियर। यानी कि पठ धातु विधिलिंग लकार। अब हमने यहां पर पठ धातु विधिलिंग लकार कि हमने सारी हमारी जो बेसिक चीजें हैं, अगर हमने ये सब सीख ली, हमें आ गई, तो इसका मतलब है कि हम 50% संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं, और बाकी 50% हमारे जो संस्कृत में जो कारक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो आज हमने बेसिक चीजें जो सीखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।